तमिलनाडु बोर्ड की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 है द वैदिक कल्चर एंशिएंट हिस्ट्री का। इसे स्टार्ट करने से पहले इसका ब्रीफ डिस्कशन जानेंगे कि इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे क्या आगे। पहला है द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस, फिर वैदिक लिटरेचर एंड देयर इम्पोर्टेंस, वैदिक लिटरेचर क्या है और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ऋग्वेदा एज एंड इट्स कल्चर, और चौथा द लेटर वैदिक एज एंड इट्स कल्चर। इन चार चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर के एंड तक जान लेंगे और क्या होता है उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हड़प्पन की जो सिटीज़ थी वो 1500 BC तक ख़त्म होने लगी थी। इसके साथ साथ ही इकोनॉमी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वहाँ का वो भी ख़त्म हो रहा था। मतलब जो हड़प्पन कल्चर का इकोनॉमिक आर्थिक या फिर प्रशासनिक तरीका था वो भी ख़त्म हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। इस पीरियड में इंडो आर्यन लैंग्वेज के स्पीकर्स जो कि संस्कृत बोलते थे वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आए। और कहाँ से आए थे? तो ये इंडो ईरानियन रीजन से आए थे। ईरान और इंडिया वाला जो रीजन है, जो ईरान इंडिया का बॉर्डर वाला रीजन है, वहाँ से ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आए थे। मतलब गुजरात राजस्थान वाला जो पार्ट है, यूपी वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट में आए थे ये। सबसे पहले ये लोग जो थे स्मॉल नंबर में आए थे पासेस के थ्रू। जो नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन के बीच में जो पासेस हैं बलूचिस्तान में या फिर ईरान और अभी के पाकिस्तान के बॉर्डर में जो पासेस हैं उससे क्रॉस करके वो इंडिया के अंदर आए थे। इनिशियली इन लोगों ने नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स में पंजाब के नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में सेटल हुए। इसके बाद ये लोग इंडो गैंगेटिक प्लेन में, मतलब इंडस रिवर और गंगेटिक रिवर के बीच का जो प्लेन था वहाँ पे शिफ्ट होने लगे। ये जो पीपल्स थे ज़्यादातर कैटल कीपिंग पीपल्स थे, मतलब पशुपालक थे। ये इंडिया की साइड पास्चर की तलाश में आए थे, चारे की तलाश में। मतलब 6th सेंचुरी BC में इनने नॉर्थ इंडिया का मेजर पार्ट को इनने ऑक्यूपाई कर लिया और उस जगह का नाम दे दिया आर्यव्रता। और जो पीरियड था 1500 BC से 600 BC का, इसको कुछ दो पार्टों में डिवाइड करा गया है। पहला है अर्ली वैदिक पीरियड जिसे ऋग वैदिक पीरियड कहा जाता है, और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड जो कि 1000 BC से 600 BC तक के बीच का पीरियड था। ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। अब आर्यंस का ओरिजिनल होम क्या था? तो आर्यंस जो थे ये कहाँ से आए थे, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है कि वो कहाँ से आए थे। काफ़ी सारे डिफरेंट ओपिनियन है लोगों के। कई सारे स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं कि आर्यंस का ओरिजिनल जो होम है वो आर्टिक रीजन है। कुछ कहते हैं जर्मनी से आए थे, कुछ कहते हैं सेंट्रल एशिया से आए थे, कुछ कहते हैं साउदर्न रशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक, ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, ये कहते हैं आर्यंस जो थे वो आर्टिक रीजन से आए थे, मतलब नॉर्थ पोल से आए थे। और उनने ये सब एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के हिसाब से बताया था, मतलब ज्योतिष गणना जो होती है उसके हिसाब से उन्होंने सोचा और बता दिया कि ये आर्टिक रीजन से आए थे। लेकिन कई सारी रिसर्च हुई हैं और हिस्टोरियंस भी ऐसा मानते हैं कि जो आर्यंस थे वो साउदर्न रशिया से आए थे, मतलब रशिया के साउदर्न पार्ट से आए थे। वहाँ से वो एशिया और यूरोप दोनों ही जगह गए। ये इंडिया में एंटर किए थे अप्रॉक्स 1500 BC। इंडो आर्यंस बोला गया और ये लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। वैदिक लिटरेचर, जो वर्ड वेदा है वो ड्राइव हुआ है ओरिजिनल वर्ड वेद से। वेद का अर्थ होता है सुपीरियर नॉलेज। वेद या वेदा का अर्थ होता है सुपीरियर नॉलेज। वैदिक लिटरेचर जो है उसमें 4 वेदा हैं, वेदास हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेदा, फिर सामवेदा और अथर्ववेदा। ऋग्वेदा इज़ द अर्लीस्ट ऑफ 4 वेदास, मतलब सबसे पहले जो वेद बनाया गया था वो था ऋग्वेदा। इसके अंदर 1028 हाइम्स हैं, मतलब मंत्र या भजन है, 1028 भजन है। और ये जो भजन है इन्हें ईश्वर की प्रस्तुति में मतलब गाया जाता है, प्रेज ऑफ द गॉड। द यजुर्वेदा, अब वेदा जो है उसमें ऑब्जर्व द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस, मतलब यज्ञ का समय या फिर मुहूर्त आदि चीज़ें यजुर्वेदा में लिख रखी हैं। बलि देने का समय, पहले के टाइम पे बलि वगैरह हुआ करती थी, सेक्रीफाइस लिखा है। तीसरा है सामवेदा। सामवेदा के अंदर ट्यून्स हैं, ट्यून मतलब कि ट्यूनिंग टाइप की चीज़ जो कि सेक्रीफाइस के दौरान गाई जाती थी या बजाई जाती थी, ये म्यूज़िक से रिलेटेड है सामवेदा। ये जो सामवेदा है इसे इंडियन म्यूज़िक का ओरिजिन भी माना जाता है, मतलब इंडिया का जो म्यूज़िक है उसका ओरिजिन यहीं से हुआ है, सामवेदा से। चौथा है अथर्ववेदा। इसमें रिचुअल्स यानी प्रथाएं वगैरह लिखी हुई हैं, किस चीज़ को किस तरीके से करना है, रीति रिवाज टाइप की चीज़ें अथर्ववेदा में लिखी हुई हैं। इन वेदास के अलावा कुछ और सेक्रेट टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट वर्क किया गया है, जैसे कि जो पवित्र वर्क किया गया, मतलब सेक्रेट मीन्स पूजनीय या पवित्र, जैसे कि ब्राह्मणास, उपनिषद्स, आरण्यकास और एपिक रामायण एंड महाभारत। ब्राह्मणास जो है
उसमें वो एक इस तरीके का ग्रंथ है जिसमें प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइशियल सेरेमनी लिखी हुई है, मतलब जो पूजा वगैरह किस तरीके से की जाएगी, या हवन या फिर ये यज्ञ वगैरह किस तरीके से किया जाएगा, बलि किस तरीके से दी जाएगी, इस तरीके की चीज़ें ब्राह्मणदास में लिख रखी है, डायरेक्शंस। दूसरा है उपनिषद, उसमें फिलोसफिकल टेक्स्ट है डीलिंग विद टॉप लाइक, मतलब जो उपनिषद में सोल, एब्सोल्यूट और ऑरिजिन ऑफ वर्ड, मतलब वर्ड का ऑरिजिन कैसे हुआ, इस तरीके की चीज़ें दी गई हैं। मिस्ट्रीज ऑफ नेचर दिया गया है उपनिषद्स में। तीसरा है आरण्यकाज। आरण्यकाज में फॉरेस्ट बुक है एंड दे डील विद द मिस्टिज्म, मतलब कि रहस्यों से डील करती है, प्रथाओं से या फिर हवा यज्ञ वगैरह वही सेक्रीफाइस से डील करती है आरण्यकाज। और फिर लिखा है रामायण के ऑथर जो है वो वाल्मीकि और महाभारत के वेद व्यास को दिया गया है, बताया गया है। ऋग वैदिक एज और अर्ली वैदिक पीरियड, ये जो पीरियड था वो 1500 BC से 1000 BC के बीच का पीरियड था। इस टाइम पे आर्यंस जो थे वो इंडस रीजन के आसपास रहा करते थे, इंडस रिवर के आसपास वो लोग रहा करते थे। ऋग्वेद जो रिफर है वो सप्त सिंधु, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे 7 नदियाँ बहती हों, वहाँ पे फैला हुआ था ऋग्वैदिक पीरियड। और ये जो 7 नदियाँ थी उसमें 5 नदियाँ तो वही थी, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज, और छठी थी इंडस रिवर, और 7वीं थी सरस्वती रिवर। ये 7 नदियों के आसपास रहा करते थे, और इनकी जो कल्चरल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, सोशल लाइफ है ऋग्वैदिक पीपल्स की, वो हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा से पता चलती है। मतलब ऋग्वेदा के अंदर जो मंत्र या भजन लिखे हुए हैं उससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक पीरियड के पीपल्स जो थे वो किस तरीके की जीवन जिया करते थे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइम का पॉलिटिकल सेटअप किस तरीके का था, तो फिर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ठीक तरीके से सुनिएगा। जो बेसिक यूनिट हुआ करती थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की उसे कहा जाता था फैमिली, यानी कुल जैसे हम लोग भी अभी सुनते हैं कुल है, और कई सारे कुल अपनी अपनी समानता के अनुसार मिल जाते थे। जैसे कुछ कुल हैं एक तरीके की जाति है, या एक तब जाति तो नहीं होती थी, एक तरीके से का उनका कल्चर है, या फिर एक तरीके की उनकी क्रॉप प्रोडक्शन है, या इस तरीके की कोई भी चीज़ें समानता होती थी, तो वो मिलके एक ग्राम बना लिया करते थे। ग्राम यानी विलेज। और जो ग्राम का लीडर होता था उसे ग्रामनी कहा जाता था, ग्रामनी, ठीक है। और जो कुल का लीडर होता था, यानी कुल का हेड होता था, फैमिली का हेड, उसे कुलपति कहा जाता था। और कई सारे गांव जो थे मिल के बना देते थे एक विसु, और उस विसु में जो सबसे हेड होता था उसे कहा जाता था वैश्यपति। हायर पॉलिटिकल यूनिट जो होती थी सबसे ज़्यादा, उसे जन बोला जाता था, यानी ट्राइब, जन। अब इन ट्राइब्स जो थी, ट्राइब्स का एक कई सारी ट्राइब्स मिला के किंगडम बन जाते थे, मतलब राज्य बन जाते थे, रजवाड़े बन जाते थे ऋग्वैदिक पीरियड में। और इन रजवाड़ों मतलब कई सारे थे, जैसे एग्जाम्पल में दिए हैं, भारत एक रजवाड़ा था, मतलब एक किंगडम था, मत्स्यास था, यदुस था और पुरुष था। ये 4 जो हैं एग्जाम्पल हैं किंगडम्स के। और इनके जो हेड होते थे, इन किंगडम्स के जो हेड होते थे उन्हें कहा जाता है राजन या फिर किंग, ठीक है। और ऋग्वैदिक पीरियड की जो पॉलिटी थी वो वैसी थी मोनार्चियल, मतलब कि राजवंश टाइप का चलता था। और इसमें जो सक्सेसर होता था, मतलब जो सेकंड रूलर बनेगा, वो हेरिडेटरी होता था, मतलब वंशवाद के हिसाब से बनता था, राजा का बेटा फिर दूसरा राजा बन जाएगा, इस तरीके से चला करता था। राजा जो था उसको उसकी असिस्टेंस के लिए पुरोहित होते थे, यानी प्रीस्ट, और सेनानी हुआ करते थे, यानी कमांडर ऑफ आर्मी, मतलब कि सेना के जो कमांडर होते थे उनको, उनकी असिस्टेंस से राजा जो है अपने फैसले लिया करता था, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता था या करा करता था। इसके अलावा राजपाट में इनके 2 पॉपुलर बॉडी हुआ करती थी, पहली है सभा और दूसरी है समिति। देखो सभा में क्या होता था, एक काउंसिल होती थी जिसमें बड़े बूढ़ों को बैठा के कुछ एडवाइस वगैरह ली जाती थी, और दूसरी होती थी समिति। ये एक तरीके की सामान्य सी असेंबली हुआ करती थी जिसमें सभी लोगों को बुला लिया जाता था, जो आना चाहे वो आ जाए। अब इनकी सोशल लाइफ किस तरीके की हुआ करती थी, तो ऋग्वैदिक पीपल्स जो थे वो जो थी उनकी सोसाइटी पैट्रियार्कल थी, मतलब कि पुरुषवादी थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। और जो बेसिक यूनिट थी सोसाइटी की उसे कहा जाता था फैमिली, यानी ग्रहम, मतलब घर या ग्रहम एक ही बात है, फैमिली कहा जाता था। और हेड जो होता था उस फैमिली का उसे कहा जाता था गृहपति। मोनोगैमी वॉज जनरली प्रैक्टिस वाइल पॉलीगैमी वॉज प्रेवलेंट अमंग द रॉयल। मतलब कि मोनोगैमी का मतलब होता है एक विवाह, एक शादी करते थे, सामान्य जितने भी लोग थे वो एक ही शादी करा करते थे। लेकिन जो रॉयल फैमिली थी या नोबल फैमिली थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग थे, वो पॉलीगैमी यानी बहु विवाह कर दिया करते थे। जैसे राजा कई सारी वाइफ रख लेते होंगे। वाइफ्स जो हुआ करती थी, फीमेल्स जो थी उस वक्त ज़्यादातर घर के काम करती थी, और सेरेमोनीज यानी समारोह वगैरह में भी अपने पार्टिसिपेशन करती थी, कुछ काम वाम करा करती थी।
वुमेन्स जो थी उनको भी बराबर दर्जा मिला हुआ था स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, मतलब कि शिक्षा के लिए वुमेन्स भी जा सकती थी, या फिर अध्यात्म, स्पिरिचुअल मीन्स अध्यात्म के लिए फीमेल्स भी जा सकती थी, ऐसा नहीं केवल मेल ही जा सके। ऑल्दो ये सोसाइटी पैट्रियार्कियल थी। इसके अलावा द वुमेन्स जो थी, जैसे अपाला अपाला या विश्ववरा घोषा, लोपमुद्रा, ये सारी ऋग्वेदा पीरियड की पोइट्स हैं, ये वुमेन पोइट्स हैं। तो इससे पता चलता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फीमेल्स का कितना अच्छा था उस वक्त, और ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। और उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज और सती जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे बोथ मैन और वुमेन, मतलब पुरुष भी और महिलाएं भी ऊपर और नीचे दोनों, मतलब अपर और लोअर गारमेंट पहना करते थे। ऊपर भी कुछ पहनते थे और नीचे भी कुछ पहनते थे, ठीक है। और ज़्यादातर जो कपड़े होते थे उनके कॉटन यानी कपास और वूल के बने हुए होते थे। और कई सारे ये लोग ज्वेलरी या ऑर्नामेंट भी पहना करते थे, दोनों ही, पुरुष भी और महिलाएं भी। अब ये लोग मतलब कि खाते क्या चीज़ थे या फिर फीडिंग वगैरह क्या थी, तो फिर वो लोग वीट और बार्ले, मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट जैसे कर्ड, घी भी खाते थे, ठीक है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जो थी चीफ आर्टिकल थे, मुख्य ये सारी चीज़ें ज़्यादातर खाया करते थे वो लोग। ईटिंग ऑफ काउज मीट वॉज प्रोहिबिटेड। काउ को एक सैक्रेड एनिमल माना गया था, मतलब पूजनीय जानवर माना गया था, जिसको पूजा जाए, पवित्र जानवर। तो उसके मीट को नहीं खाते थे ये लोग। चैरियट रेसिंग यानी कि रथ से रेसिंग करा करते थे, हॉर्स रेसिंग, डाइसिंग, म्यूज़िक एंड डांस जो था इनकी पास टाइम हुआ करते थे। पास टाइम के लिए ये लोग ये सब करा करते थे, रेस वगैरह लगा लेते थे, म्यूज़िक और डांस वगैरह कर लेते थे। सोशल डिवीज़न भी था, लेकिन सोशल डिवीज़न ऋग वैदिक पीरियड में ज़्यादा वैसा कड़ा नहीं था, रिगिड नहीं था। और लेटर वैदिक पीरियड में आते आते ये जो सोशल डिवीज़न था वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया था। आर्थिक कंडीशन किस तरीके की थी इन लोगों की, तो ऋग वैदिक आर्यंस जो थे वो ज़्यादातर पेस्टोरल्स थे, मतलब कि गड़ड़िया थे जो जानवरों को पालते हैं, गाय भैंसों को। और इनका मेन ऑक्यूपेशन था वो कैटल रियरिंग ही था, मतलब कि मवेशी पालन था। इनकी जो ज़्यादातर पूंजी थी वो कैटल से ही रिलेटेड हुआ करती थी, या फिर कैटल के टर्म में काउंट करी जाती थी। जैसे जो अमीर होगा उसके पास ज़्यादा गाय भैंस होंगी और जो कम गरीब होगा उसके पास कम होगी। इस तरीके से इनकी वेल्थ को एस्टिमेट किया जाता था उस वक्त। जब ये लोग नॉर्थ इंडिया में सेटल हुए, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में मतलब सेटल हुए, तब इनने एग्रीकल्चर को करना सीख लिया। मतलब हमारे यहाँ, मतलब जो इंडिया के पंजाब वाला रीजन है या फिर गंगा वाला रीजन है, तो फिर वहाँ पे इन्हें फर्टाइल लैंड मिल गई। अब ये एग्रीकल्चर को भी प्रैक्टिस करने लगे थे। एग्रीकल्चर को करने के लिए इन्हें लैंड की ज़रूरत थी, और हमारे तब उस टाइम पे सारे जंगल वगैरह बने हुए थे। तो इन्हें लोहे का यूज़ तो आता ही था, लोहे का यूज़ करना ये लोग सीख चुके थे पहले ही। उसी लोहे के यूज़ के कारण इन्हें फॉरेस्ट को क्लीन किया और वहाँ पे फसलें उगाई। तो देखो इनके अब ये प्रोफेशन गिनवा रहे हैं, पहले कैटल रियरर्स थे, फिर फार्मर्स भी हो गए, और लोहे का यूज़ करने वाले आयरन स्मिथ टाइप के लोग भी हो गए, जो कटर वगैरह है, जो फॉरेस्ट को क्लीन करने के लिए भी एक प्रोफेशन था। उसके बाद जो लकड़ी बचती थी उसका ये लोग क्या करते थे, तो लकड़ी को ये लोग कारपेंट्री भी ये लोग सीख चुके थे। तो कारपेंट्री को सीख लिया मतलब इनने, और लकड़ी से बनाने लगे थे ये लोग, रथ बना देते थे या फिर हल बनाने लगे थे। तो ये चौथा प्रोफेशन हो गया। कारपेंटर्स भी थे उस टाइम पे। ब्रॉन्ज, कॉपर और आयरन जैसी चीज़ों की भी ये लोग आर्टिकल बनाया करते थे उस टाइम पे। स्पिनिंग भी कर लेते थे, मतलब कि कपड़े को, मतलब रुई को धागे में कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं स्पिनिंग, या फिर वूल को धागे में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को भी स्पिनिंग कहते हैं। तो वो भी ये लोग सीख चुके थे, धागा बनाना सीख गए थे ये लोग। गोल्ड स्मिथ भी थे, मतलब ऑर्नामेंट्स बना लिया करते थे ये लोग, ज्वेलरी वगैरह जो थे वो भी बनाना सीख चुके थे। ये भी एक प्रोफेशन है गोल्ड स्मिथ। उसके अलावा इनमें से कुछ लोग जो थे वो मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, कुम्हार थे। और डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घरों के यूज़ के लिए ये लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। तो इतने सारे प्रोफेशन है इसमें बताया गया ये लोग क्या क्या काम करा करते थे। ट्रेड जो था वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। और ज़्यादातर ट्रेड जो था नदियों से किया जाता था। अब कोई वहाँ पे उस टाइम पे रोड्स तो होती नहीं थी, तो वो लोग रिवर के सारे ट्रेड करा करते थे। और ट्रेड जो है बार्टर सिस्टम में होता था। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जैसे एक्सचेंज पे होता है। जैसे एक इंसान के पास 1 किलो आलू है और एक इंसान के पास 1 किलो प्याज है, तो आलू के बदले में उसने प्याज ले लिया और प्याज के बदले में आलू दे दिया। तो फिर इस सिस्टम को कहा जाता है बार्टर सिस्टम। अब बिना कॉइन के यूज़ के थोड़े समय बाद जैसे ही कॉइन आए, गोल्ड कॉइन आए जिसका नाम था निष्का, ये इंपॉर्टेंट है। गोल्ड कॉइन आए कुछ समय के बाद जिसका नाम निष्का था। जो जो बड़े ट्रांजैक्शन हुआ करते थे जिसमें ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती थी, उसमें ये लोग गोल्ड कॉइन को यूज़ करते थे, यानी निष्का को यूज़ करते थे। रिलीजियन, अब इनका धर्म किस तरीके से था, ऋग वैदिक पीपल्स जो थे या ऋग वैदिक आर्यंस का रिलीजन क्या था। तो ये लोग जो थे वो नेचुरल फोर्सेस को पूजा करते थे। नेचुरल फोर्सेस को, प्राकृतिक फोर्सेस जो थी उनको पूजा करते थे। जैसे अर्थ को पूजते थे, फायर को पूजते थे, विंड को पूजते थे, है ना। रेन और थंडर मीन्स बिजली को भी पूजते थे।
और इस तरीके की सभी फोर्सेज जो थी इनको इनने पर्सोनिफाइड कर लिया था, मतलब मानवीकृत कर लिया था, जैसे इंसानी रूप दे दिया था। जैसे अर्थ को ये लोग कहते थे पृथ्वी, है ना, और अग्नि को, फायर को अग्नि के नाम से बुलाते थे, विंड को वायुदेव या फिर वायु करके बुलाते थे, रेन को वरुण, और इंद्र बुलाते थे थंडर को भी नाम दिया था इनने इंद्र। इंद्र जो थे सबसे पावरफुल देवता माने गए थे इनके टाइम पे, और सबसे पावरफुल मतलब गॉड माने गए थे। और जो इंद्र के पास सेकंड हाईएस्ट रैंक थी, जो सेकंड हाईएस्ट देवता माने गए थे वो थे अग्नि। अग्नि को इंटरमीडियरी बोला गया था, मतलब वो ह्यूमंस को गॉड के पास जाने में मदद करते थे, क्योंकि यज्ञ हुआ करते थे जब, तो यज्ञ में बीच में अग्नि को तो जलाया जाता था, और अग्नि के माध्यम से जो ह्यूमंस थे वो गॉड के पास पहुंच पाते थे या गॉड से संपर्क कर पाते थे। इसीलिए अग्नि को सेकंड हाईएस्ट देवता माना गया था। और वरुण जो थे वो, उन्हें ऐसा माना गया था ये नेचर को अपहोल्ड करने में मदद करते हैं। वरुण वरुण जो देवता थे, यानी रेन, बारिश नहीं होगी तो फिर नेचर किस तरीके से एग्जिस्ट कर पाएगा। और फीमेल की भी कुछ इनकी गॉडेसेस थी, जैसे कि अदिति थी, उषास थी। देयर आर, मतलब इनके कोई टेम्पल नहीं होते थे, और ना ही कोई आइडियल वर्शिप थी, किसी भी प्रकार की वर्शिप नहीं हुआ करती थी, बस प्रेयर्स हुआ करती थी। इस टाइम पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऋग वैदिक पीरियड में प्रेयर्स हुआ करती थी। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रेयर्स को मना कर दिया जाएगा लेटर वैदिक पीरियड में। तो इस टाइम तक अर्ली वैदिक पीरियड में प्रेयर्स जो थी वो गॉड्स के सामने की जाती थी, और घी, मिल्क, ग्रेन्स जैसी चीज़ें ईश्वर को ऑफर की जाती थी, और काफ़ी बड़े विस्तृत तरीके के रिचुअल्स हुआ करते थे, मतलब प्रथाएं जो थी इनकी काफ़ी बड़ी तरीके से थी पूजा करने के लिए। लेटर वैदिक पीरियड, ये पीरियड 1000 BC से 600 BC के बीच में रहा। इस टाइम पे आर्यंस जो थे वो लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस जो थे ईस्ट की तरफ मूव करने लगे थे। सतपथा ब्राह्मण जो है एक बुक है जिसमें यजुर्वेद का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद का। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसे डिटेल में। तो इस बुक के अनुसार आर्यन जो थे ईस्टर्न गंगेटिक प्लेन्स की तरफ मूव कर रहे थे। कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स और किंगडम्स जो हैं बने वैदिक लिटरेचर में। पिछली भी हम लोगों ने पढ़ा था ट्राइबल्स थे और ट्राइबल्स के एक राजा हुआ करते थे, लेकिन इस बार राजा जो थे कई सारे ट्राइबल्स को मिला के एक राजा हुआ करते थे। तो मतलब किंगडम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। कुछ किंगडम के नाम दिए हैं, जैसे कुरु है, पांचाल है। ये शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा समृद्ध रहे। परीक्षित एंड जन्मेजय जो थे कुरु के फेमस किंग थे। इसके अलावा प्रावना और जयवाली, ये 2 किंग थे पंचाल के। इस टाइम पे जो लोग थे वो पैट्रन ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने के संरक्षक थे। अब देखिए, जैसे ही कुरूज और पंचालाज जो किंगडम थे ये गिरे या इनका पतन हुआ, तो कुछ नए किंगडम्स उभरे, जैसे कि कोशला, काशी, विदा, ये सारे एक प्रमुख किंगडम्स रहे। इनके जो फेमस रूलर्स थे काशी के, जैसे अजातशत्रु थे, जनक थे विदा के, और इनकी कैपिटल थी विदा की मिथिला। जनक और इनका जो कोर्ट थे, मतलब कि इनका जो दरबार था उसमें कई सारे स्कॉलर्स बैठा करते थे, जिसमें से एक थे यज्ञवल्क्य बैठा करते थे। मगध, अंग, वंग, इस तरीके के कई सारे ईस्टर्न मोस्ट ट्राइबल किंगडम्स थे। मतलब ईस्ट में जो ट्राइबल किंगडम थे, राजा के मतलब रजवाड़े थे, उनमें से एक मगध था, एक अंग था और एक वंग था। और लेटर वैदिक टाइम जो था उसमें इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉर्थ इंडिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। दूसरा है मध्य देशा, सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट जो है उसे मध्य देशा कहा जाता था। और तीसरा है साउदर्न इंडिया वाला पार्ट, जिसे दक्षिण पथा बोला जाता था। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि पॉलिटिक्स उस समय की किस तरीके से थी। तो इस टाइम पे लेटर वैदिक टाइम पे बड़े बड़े किंगडम्स बनने लगे थे, लार्जर किंगडम्स। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, ट्राइब्स जो थे उनके राजा हुआ करते थे, लेकिन इस टाइम तक कई सारी ट्राइब्स मिलके एक किंगडम बनाया उनने, जिसको नाम दिया गया राष्ट्र या फिर जनपद्स। ठीक है, कई सारे ट्राइबल एरिया एक साथ मिल गए और एक किंगडम बना उसका। फिर क्या हुआ, जब बड़े बड़े किंगडम बनने लगे तो रॉयल पावर यानी राजशाही भी काफ़ी बड़ी होने लगी। राजा महाराजा जो उनकी पावर थी वो भी काफ़ी अधिक होने लगी। और किंग जो थे उन्हें कई सारे रिचुअल्स करने पड़ते थे, कई सारी यज्ञ वगैरह करने पड़ते थे, सेक्रीफाइस करना पड़ता था। जिसमें से पहला था राजस्व यज्ञ। राजस्व यज्ञ जो है इसलिए कराया जाता था, जब कोई व्यक्ति राजा बनता था तब राजस्व यज्ञ कराया जाता था। तो इस तरीके के कुछ इनके रिचुअल्स होने लगे थे जब किंगडम्स बढ़ गए, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, वज्र पिया यज्ञ, यानी चारियोट रेस, मतलब रथ के साथ रेसिंग वगैरह करी जाती थी उस टाइम पे रिचुअल्स के नाम पे। किंग्स ऑल्सो एज्यूम्ड टाइटल ऑफ, अब देखो किंग को कुछ नामों से पुकारा जाता था, जैसा एक है अहिला भू वनपति, दूसरा है राज विश्ववाजनम,
ठीक है। यानी लॉर्ड ऑफ अर्थ है एक का मतलब, और एक फिर एकरात भी बुलाया जाता था, सम्राट भी बुलाया जाता है। सम्राट में सोल रूलर, एकमात्र रूलर है ये। एक पीरियड में कई सारे नए ऑफिसर्स को अपॉइंट करा जाता था एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चले। और किंग अकेला तो इतना सा कुछ कर नहीं पा सकता था, तो फिर कई सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था, जिसमें से ट्रेजरी ऑफिसर्स होते थे, मतलब खजाने की देख रेख करने के लिए कुछ ऑफिसर्स, टैक्स कलेक्शन के लिए कुछ ऑफिसर्स होते थे, रॉयल मैसेंजर्स होते थे। मैसेंजर का मतलब जो राजा के जो मैसेज हैं उसे इधर उधर ट्रांसफ़र करने वाले लोगों में। इसके अलावा पुरोहित भी हुआ करते थे, प्रीस्ट मतलब, है ना, सेनानी और ग्रामनी। ग्रामनी मतलब ग्राम का पति, यानी कि हेड ऑफ़ द विलेज। इस तरीके से कई सारी इन्हें पोस्टें बना रखी थी। एट द लोअर लेवल की अगर बात करिए तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है विलेज असेंबली से चलता था। विलेज असेंबली जो थी वहाँ पे सबसे लोअर लेवल हुआ करती थी। इसका मतलब ये है कि डिस्पोटिक यानी निरंकुश नहीं होता था, लोअर लेवल से प्रशासन चलता था। और जो समिति और सभा थी अर्ली वैदिक पीरियड में हम लोगों ने देखा था, जो ऋग वैदिक पीरियड में समिति और सभा थी वो अब डिमिनिश्ड हो गई, ख़त्म होने लगी थी लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते। अब इकोनॉमिक्स कंडीशन पढ़ेंगे, इन लोगों की आर्थिक स्थिति किस तरीके से हुआ करती थी लेटर वैदिक पीपल्स की। तो इस टाइम पे लोगों को आयरन का यूज़ करना अच्छी तरीके से आ गया था। ये लोग आयरन का यूज़ करके मतलब आयरन के इम्प्लीमेंट्स बनाते थे और फॉरेस्ट वगैरह काट लेते थे, जिससे इन्हें लकड़ियाँ वगैरह मिल जाती थी और लैंड भी समतल हो जाती थी। लैंड जब साफ़ हो जाती थी तो उस लैंड को वो लोग फसल वसल उगाने के लिए यूज़ कर लेते थे। एग्रीकल्चर उस टाइम की मुख्य ऑक्यूपेशन थी और इस टाइम तक लोगों ने अपने लिए लोहे के औजार वगैरह बनाना सीख लिया था खेती करने के लिए, जिससे इनको आसानी हो गई थी। इसके अलावा ये लोग क्या क्या उगाया करते थे, तो ये लोग बार्ली, राइस और वीट को उगाते थे। इस टाइम पे लोगों को खाद की यानी मैन्योर की नॉलेज हो गई थी। मैन्योर की नॉलेज मतलब कि लेटर वैदिक पीरियड में हुई थी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। नॉलेज हो गई थी मैन्योर की इनको। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी कुछ करा करते थे, जैसे कुछ लोग थे वो मेटल वर्क कर लिया करते थे, कुछ चमड़े का काम करते थे, कुछ कारपेंट्री यानी पेड़ जो कटे हैं उनकी लकड़ियों का भी तो कुछ यूज़ होगा, तो कारपेंट्री कर लेते थे। पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन वगैरह बना लेते थे और ये काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से इनका ट्रेड चलता था। इस टाइम के जो लोग थे वो इंटरनल ट्रेड नहीं करते थे, मतलब इंटरनल ट्रेड तो करते ही थे बल्कि फॉरेन ट्रेड में भी जान पहचान हो गई थी उनकी, फॉरेन ट्रेड्स भी करने लगे थे। इस टाइम के जो लोग थे लेटर वैदिक पीपल जो थे वो सी से परिचित थे, उन्हें समुद्र का रास्ता वगैरह मालूम था कि कहाँ से इराक में जाना है। तो इराक में मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी वहाँ पे ये जाते थे और वहाँ पे बेबीलोनिया नाम की जगह है, इराक का ही मतलब अभी एक पार्ट है बेबीलोनिया, वहाँ पे जाके ये लोग अपना जो सामान है, गुड्स जो होते थे उसको बेचा करते थे। इस टाइम पे वनियास आए सामने। वनियास क्या कौन होते थे? ऐसे इंसान जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार में लगे हुए हों, उन लोगों को वनियास कहा जाता था उस टाइम पे। मतलब कि ऐसा क्लास जो कि हेरिडेटरी मर्चेंट्स हो, है ना, ठीक है। इसके अलावा वैश्यास थे। वैश्यास जो थे वो ट्रेड और कॉमर्स कराया करते थे उस टाइम पे। वैश्यास जो थे वो ट्रेड और कॉमर्स कराने में मदद करते थे, इसीलिए उन्हें वैश्यास कहा जाता था। जो वैश्यास थे ये लोग अपना एक यूनियन बना लिया करते थे, जैसे गिल्ड्स, मतलब गिल्ड्स बना लिया करते थे, जैसे गानास कहा जाता था। जैसे अभी के टाइम पे हम लोग देखते हैं ट्रेड यूनियन वगैरह बनाए जाते हैं, उसी तरीके से ये लोग गानास बना लेते थे। ऋग वैदिक पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा था ये लोग जो करेंसी यूज़ करते थे या ये कॉइन यूज़ करते थे उसका नाम था निष्का। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो लोग कॉइन्स यूज़ करते थे, गोल्ड कॉइन, उनको कहा जाता था शतमाना, और जो सिल्वर कॉइन यूज़ करते थे उन्हें कहा जाता था कृष्णालास। तो इस तरीके से दो कॉइन थे जिसको मीडिया ऑफ एक्सचेंज यानी कि व्यापार के लिए इस्तेमाल करा करते थे। लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड पीपल्स। तो लेटर वैदिक पीपल्स जो थे उनकी सामाजिक ज़िंदगी कैसी थी? तो उस टाइम पे जो लोगों को, सोसाइटी को 4 भागों में डिवाइड कर दिया था। पहले थे ब्राह्मण्स जो कि सबसे अपर हुआ करते थे, उसके बाद हुआ करते थे क्षत्रियास यानी वॉरियर क्लास जो थी वो क्षत्रियास कहलाती थी। वैश्यास थे तीसरे नंबर पे, हम लोगों ने पढ़ाई है वैश्यास अभी पीछे, ट्रेड और कॉमर्स कराते थे ये लोग। उसके चौथी जो थी लोअर कास्ट, मतलब जिसे लोअर माना जाता था, उसका नाम था शूद्रास। इस शूद्रास और वैश्यास को ज़्यादा ऊंचा नहीं माना जाता था, जबकि ब्राह्मण्स और क्षत्रियस जो थे इनको हायर क्लास माना जाता था यानी अपर क्लास माना जाता था। इन लोगों के पास कुछ प्रिविलेजेस भी हुआ करते थे। ब्राह्मण्स और क्षत्रियास जो थे इनके पास कुछ विशेष अधिकार थे। प्रिविलेजेस मीन्स होता है विशेष अधिकार। और वैश्यास और शूद्रास तो कॉमन वैसे थे, लोअर क्लास माने जाते थे। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता था कि क्षत्रिय जो थे अपने आप को कहते थे कि हम ज़्यादा हायर स्टेटस रखते हैं, हम ज़्यादा ऊंचे हैं ब्राह्मण्स से। कई सारी सब कास्ट भी थी इनके अंदर।
इन चारों के अंदर वर्णास के अंदर कई सारी सबकास्ट भी हुआ करती थी। वो लोग अपने वर्क के हिसाब से ऑक्यूपेशन जो काम करते हैं तो वो उस हिसाब से अपनी एक बना लिया करते थे सबकास्ट। इस टाइम पे फादर की जो पावर थी, मतलब पिता की जो पावर थी, उसको ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। जबकि हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड में क्या पढ़ा था कि फैमिली का हेड जो होता था उसे कुलपति कहते थे। अब इनने फादर को की पावर को बढ़ा दिया गया, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन वुमेन्स का जो स्टेटस था उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया था। वुमेन्स अभी भी इन्फीरियर और सबऑर्डिनेट मानी जाती थी, मतलब निचले तबका माना जाता था वुमेन को, मेंस को ऊंचा माना जाता था। वुमेन्स ऑल्सो आर द पॉलिटिकल, मतलब उनके पास कोई ना तो पॉलिटिकल राइट था, कोई भी असेंबली वगैरह अटेंड नहीं कर पाती थी। पहले वाले में तो फिर भी वो सेरेमनी, ऋग्वैदिक पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा, वो लोग सेरेमनी वगैरह अटेंड कर लेती थी और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन इसमें नहीं था। अब आगे जाके हम लोगों ने देखेंगे हाँ, चाइल्ड मैरिजेस जो थी वो काफ़ी कॉमन थी इस टाइम पे। लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन्स मतलब चाइल्ड मैरिज करी जाती थी। और अगर ऐत्रेय ब्राह्मण, ये एक टेक्स्ट है, मतलब कि एक किताब है, इसमें अगर पढ़ेंगे तो इस किताब के अनुसार डॉटर्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोर्स ऑफ मिसरी, मतलब कि बेटियां जो थी वो दुख का कारण हुआ करती थी उस वक्त। हाउ एवर वुमेन्स, मतलब जो ऊंचे घरों की महिलाएं थी, जो राजा वाजा से रिलेटेड महिलाएं थी, वो कुछ प्रिविलेजेस यानी विशेष अधिकार उनको मिले हुए थे। इस पार्ट में हम लोग रिलीजियन लाइफ पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीपल्स की। अब रिलीजियन लाइफ हम लोग पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीपल्स की, किस तरीके से रिलीजियन लाइफ थी। अर्ली वैदिक पीरियड के जो पीपल्स थे वो लोग इंद्र और अग्नि को गॉड माना करते थे और उनको इम्पोर्टेंस दिया करते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीपल्स जो थे उनने प्रजापति यानी कि क्रिएटर जिसने बनाया है, विष्णु जो प्रोटेक्ट कर रहा है, और रुद्र यानी कि जो डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी विनाश करने वाला जो देवता है, उनको महत्व देने लगे थे ये लोग जो थे सेक्रीफाइस में ज़्यादा विश्वास रखते थे, बलि देने में ज़्यादा विश्वास रखते थे, यज्ञ वगैरह में ज़्यादा विश्वास रखते थे। लेकिन प्रेयर्स से इनका ध्यान अब कम होने लगा था, प्रेयर्स नहीं करना पसंद करते थे ये लोग। इस टाइम पे जो रिचुअल्स हुआ करते थे, यानी प्रथाएं जो थी, या फिर किस तरीके से प्रोसेस होगा यज्ञ के जो रिचुअल्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इलेबोरेट किया गया। प्रीस्ट का जो प्रोफेशन था वो जो था हेरिडेटरी था, मतलब पुजारी का बेटा पुजारी बनेगा, उसके बाद उसका बेटा पुजारी बनेगा, मतलब कि मेरिट बेस पे नहीं हुआ करता था, वंशवाद होता था उस टाइम पे पीपल्स में, प्रीस्ट में। जो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता था, यानी यज्ञ का जो प्रोसेस होएगा, उसको इन्वेंट कौन करता था, तो वो उसका इन्वेंशन जो था प्रीस्ट क्लास करा करता था। जो पुजारी वगैरह थे वो मिलके इन्वेंट करते थे यज्ञ किस तरीके से करा जाएगा, प्रोसेस क्या हुआ उसका, और लोगों को बताते थे। लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, और एक जो मेजर रीज़न माना जाता है लेटर वैदिक एज को ख़त्म होने का, वो यही कहा जाता है कि जो डोमिनेशन था प्रीस्ट का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और सेक्रीफाइस और रिचुअल्स को लोग पसंद नहीं कर रहे थे, मतलब यज्ञ या बेवजह बलि देने को लोग पसंद नहीं करते थे। अगर हम लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की विचारधारा को देखें तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जो मेन कनेक्शन है कि क्यों वो लोग ये विचारधारा इतनी आगे आई, क्योंकि ये जो विचारधाराएँ थीं वो बलि देने को बिल्कुल मना करती थी, और बेवजह जानवरों को नहीं मारना चाहिए ऐसा कहती थी। तो इस तरीके से ये विचारधाराएँ जो थीं काफ़ी ज़्यादा सामने आईं। इसके अलावा जो उपनिषद थे, उपनिषद के ऑथरों ने भी ये बात समझी कि लोगों को पसंद नहीं आ रही है ये चीज़, बलि देना या अनयूजुअल जो रिचुअल्स हुआ करते हैं। तो इन लोगों ने भी ज्ञान को महत्व दिया, और ज्ञान से ही शांति और मोक्ष की प्राप्ति की बात कही उपनिषद्स में। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो वैदिक लिटरेचर को हम लोगों ने जाना, 4 वेदास को जाना जो फिर उसके बाद ब्राह्मणास को जाना, और लेटर वैदिक लिटरेचर को भी जान लिया। इसके बाद ऋग्वैदिक पॉलिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सोसाइटी क्या थी उनकी, इकोनॉमी क्या थी, रिलीजियस लाइफ क्या थी ऋग्वैदिक पीपल्स की, ऋग्वैदिक मतलब अर्ली वैदिक पीपल्स की। इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में पीपल्स की पॉलिटी क्या हुआ करती थी, समाज किस तरीके से चलता था, सोसाइटी क्या थी। उसके बाद इंक्रीजिंग राइट्स एंड रिचुअल्स इन द रिलीजियस लाइफ ऑफ द लेटर वैदिक पीपल्स, मतलब कि रिलीजियस लाइफ किस तरीके से थी लेटर वैदिक पीरियड की, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी। इसके बाद हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसमें मगध एम्पायर दिया गया और भी छोटे मोटे किंगडम्स दिए गए हैं, वो पढ़ेंगे।